हेलो एवरीबडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर और वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आप बोल रहे होंगे कि मैम पहले ये तो बताओ कि ह्यूमन रिसोर्सेज होता क्या है। तो अगर मैं सिंपल और इजी शब्दों में आपको समझाऊं तो एक देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं उसके लोग, और यही लोग उस देश के सबसे बड़े रिसोर्स होते हैं। अब चाहे मशीनें हैं, चाहे फैक्ट्री हैं, या फिर चाहे कोई लैंड का हिस्सा है, हर चीज़ तभी यूज़फुल है जब लोग उसे यूज़ करते हैं। अब मान लो आप सोना यूज़ करना पूरी दुनिया में बंद कर दें, तो क्या आपको लगता है कि सोने का प्राइस इतना ऊपर जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो कोई चीज़ रिसोर्स तभी तक है जब उसे यूज़ किया जा रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट रिसोर्स इज़ इट्स पीपल। क्लियर हो गया? तो चलो बात करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो जैसे कि हमने बात की कि एक कंट्री का सबसे बड़ा रिसोर्स होते हैं उसके लोग। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है कि एक कंट्री के लोग जो अपने स्किल, अपनी एबिलिटीज़ और अपने प्रोडक्टिव वर्क के बेसिस पर काम करते हैं। तो मान लो कि जैसे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं मशीन में, बिल्डिंग में, लैंड में, तो ये कहलाता है कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, राइट। उसी तरह अगर हम लोगों की हेल्थ पे, लोगों की एजुकेशन में इन्वेस्ट करें तो उससे लोगों की एफिशिएंसी बढ़ती है, उससे लोग प्रोडक्टिव होते हैं, और जब लोग प्रोडक्टिव होते हैं तो कंट्री की इनकम बढ़ती है। तो इसे ही हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। करेक्ट? तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हुआ? A country's working people in terms of their existing productive skills and abilities। तो ये ग्रेटेस्ट रिसोर्स है किसी भी कंट्री का, वो होते हैं उसके लोग। तो ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल जब हम लोगों को ट्रेन करते हैं, एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं, जब हम उनके मेडिकल का ध्यान रखते हैं, उनकी मेडिकल केयर करते हैं, तो उससे लोग ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं जब वो एजुकेट होते हैं। तो बस इसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अब रिटर्न्स क्या हमें मिलते हैं? तो रिटर्न्स मिलते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से लोग काम ज़्यादा करते हैं, तो किसी भी कंट्री को इनकम ज़्यादा होती है और उससे कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट होती है, कंट्री डेवलप होती है। अब मान लो अगर आपके घर में 4 लोग हो आप, ठीक है, आपके घर में 4 में से 2 लोग कमा रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा? मतलब अच्छे हैं, हेल्दी हैं, अच्छी से पढ़ाई की है, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, मेडिकल मतलब अपने सेहत का भी ध्यान रखते हैं, तो आपका घर बहुत ही प्रॉस्परस होगा, आपके घर में पैसा भी आएगा, आपके घर के विचार भी अच्छे होंगे, राइट। वैसे ही आप बड़े होकर अब आप भी कमाओगे तो एक और अर्निंग हैंड हो जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी और उससे आपका घर और डेवलप होगा। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास कि अगर हम ये बोले, अब जैसे इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, करेक्ट। अब ये पॉपुलेशन एक लायबिलिटी है या फिर ये एक एसेट है? आप बताओ, मुझे सोच के बताना ज़रा। मैं अपना आंसर आपको बता देती हूँ, लेकिन अगर आपका कुछ और विचार हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो अगर हम बात करें तो जैसे अब इंडिया की पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, तो पहले क्या होता था ना, पुराने कुछ डेकेड्स में ये माना जाता था कि जितने ज़्यादा लोग होंगे ना वो उतने ज़्यादा लायबिलिटी होंगे, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा लायबिलिटी। लेकिन अगर यही पॉपुलेशन प्रोडक्टिव हो जाए, बताओ, तो अगर यही पॉपुलेशन प्रोडक्टिव हो जाए तो वो कंट्री के लिए एक एसेट बन जाएंगे। समझे आप? तो इसीलिए ज़्यादा पॉपुलेशन अगर एजुकेशन पे फोकस है, स्किल्स पे फोकस है, हेल्थ पे फोकस है और उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, तो वो कभी भी किसी कंट्री के ऊपर लायबिलिटी नहीं बनेंगे।
बात क्लियर हो गई। सो कन्वर्जन हैपन्स वाया द इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल। तो हमें ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, लोगों की पढ़ाई, उनको स्किल्स दिलाना, उनकी मेडिकल केयर पे हमें ध्यान देना है। बाकी कंट्री खुद ही प्रॉस्परस हो जाएगी, खुद ही डेवलप्ड हो जाएगी। इसमें ना एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है जापान का। अब जापान को अगर आप एज अ कंट्री पढ़ो ना, तो जापान काफ़ी रिच है और काफ़ी डेवलप्ड है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इनके पास कोई हज़ारों फैक्ट्रीज, मतलब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, ऐसा कुछ नहीं है। इस कंट्री के पास हैं लोग, जो इसका असली एसेट है। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने लोगों की एजुकेशन और हेल्थ पर इन्वेस्ट किया और इसी से ये कंट्री रिच बनी। ये चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर स्केल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, उनसे कुछ अच्छी बेनिफिशियल यूजेबल चीज़ें बनाते हैं और फिर उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं। और इस तरह ये कंट्री एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनी है। सोचो, उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी ये कंट्री आज वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज़ में आती है। ओके, तो ना ही कोई लैंड ट्रेजर है, बस लोग ही इनका असली पावर है। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के इम्पोर्टेंस की। तो इम्पोर्टेंस की बात करें तो क्या क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला, जेनरेट अदर रिसोर्सेज। अब हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, मान लो हमारे पास पहले पेट्रोलियम था, हमें तो पता ही नहीं था उसके साथ क्या करना है, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड नहीं पता था। हम अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हमें बहुत चीज़ें बहुत पहले से पता थी, है ना। तो अब यहाँ पर जो जेनरेट, मतलब जो हमारे पास एक रिसोर्स है ना, उस रिसोर्स से हम कितनी चीज़ें जनरेट कर पा रहे हैं। अब मान लो कूड़ा ही है ना, प्लास्टिक ही है, प्लास्टिक बन तो गया है, अब फेंक देंगे तो लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन ये होगा। लेकिन अगर उस चीज़ से हम कुछ और जनरेट कर दें जिससे हमारा पॉल्यूशन भी कम हो जाए और एक अच्छी चीज़ भी बन जाए, तो वही रिसोर्सेज से चीज़ों को जनरेट करना is taken as the importance of human resource। और ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ ह्यूमंस ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। देन ह्यूमंस ओनली कंजर्व द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। अब जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नाउ पीपल आर मोर अवेयर कि हाँ पेड़ बचाने हैं, पेड़ लगाने हैं, राइट। सो वी आर कंजर्विंग, वी आर द ओनली वंस हु नो हाउ टू कंजर्व द रिसोर्सेज। देन मैक्सिमाइज द नेचुरल रिसोर्स यूटिलाइजेशन सस्टेनेबली। अब हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसे ऐसे यूज़ करना है कि हम यूज़ कर पाएँ और हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स भी उनको यूज़ कर पाएँ। देन थिंक एंड एक्ट रैशनली। अब हम जो भी करते हैं एज अ ह्यूमन, वी हैव अ वेरी डेवलप्ड माइंड, तो हम जो भी करते हैं वो रैशनलाइज करते हैं, चीज़ों को सोचते हैं और फिर अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। तो वी जेनरेट, वी कंजर्व, वी सस्टेन एंड वी रैशनलाइज। सो GCSR, सो दिस इज व्हाट वी डू एंड दीज आर द 4 फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो क्लियर हुए आपको। तो अब हम आगे टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी पे जा रहे हैं, बट उससे पहले मुझे ज़रूर बताना कि अभी तक आपको क्लियर हुआ या नहीं, और अगर नहीं हुआ होगा तो आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक कर लेना। तो अब हम टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी प्लस टेक्नोलॉजी विच इज़ डेवलप्ड बाय द पीपल, यही कंट्रीज़ को रिच और डेवलप्ड बनाती हैं। वहीं पर एक की पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर इज इवन विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज अ कंट्री कैन ग्रो इफ़ इट डेवलप्स इट्स पीपल। तो मतलब अगर हम एज अ कंट्री खुद को डेवलप करें, अगर हमारी सरकार हमारे ऊपर इन्वेस्ट करे, हमारी एजुकेशन, हमारे स्किल्स एंड इवन हमारे मेडिकल के ऊपर, अगर हम हेल्दी रहेंगे तभी तो काम कर पाएंगे ना, सही बात है ना। तो एग्जैक्टली अगर हमारी सरकार, अगर हम अपने ऊपर काम करें तो हमारी कंट्री रिच भी होगी और डेवलप्ड भी होगी। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल। वैसे तो हमने पॉपुलेशन, माइग्रेशन ये सब कुछ पढ़ा है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन सिर्फ 10% लैंड सरफेस पर रहती है। तो ये चीज़ हमें ये बताती है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है, इट इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड।
बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं व्हाट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सो पैटर्न इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर मैं बोलूँ कि हाउ डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग योर फ्रेंड्स, राइट। तो पूरी क्लास में थोड़े ही फ्रेंड्स होंगे आपके, राइट। तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज मतलब कि किस तरह हमने स्प्रेड की, किस तरह हमारी पॉपुलेशन या लोग स्प्रेड हुए हैं अर्थ सरफेस पे, दैट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे कि हमने बात की कि ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये बिल्कुल अनइवन है। कुछ एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड है और कुछ एरियाज स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं, या फिर जहाँ पर पॉपुलेशन स्कैटर्ड है, मतलब दूर दूर है। अब डेंसली पॉपुलेटेड मतलब कि जहाँ पर थोड़ी सी लैंड एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वहीं पर सेम लैंड एरिया में जब कम लोग रहते हैं उसे हम स्पार्सली पॉपुलेटेड या फिर स्कैटर्ड पॉपुलेशन बुलाते हैं। अब हम चलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, सो द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ अ लैंड। अब ये है हमारा एरिया, इसको रेप्लिकेट कर देते हैं यहाँ पर, हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने ना ये जो डॉट डॉट्स है ना, इन्हें आप लोग समझ लेना, ओके। अब ये दूसरा एरिया है जो कि सेम एरिया है, मतलब अगर हम डायमेंशंस देखें तो सेम है। यहाँ पर क्या है, यहाँ लोग ज़्यादा हैं, यहाँ लोग कम हैं। बस यही चीज़ पॉपुलेशन डेंसिटी हमें बताती है कि एक पर यूनिट की लैंड में, एरिया की लैंड में कितने लोग रहते हैं, दैट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला इज़, इसको एक्चुअली निकालने का एक बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज़ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, राइट। अब डेंसिटी जो है, इट कैन बी डेंस, बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े से एरिया में रहते हैं, तो उसे हम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बोलेंगे। अब जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो एरिया कम है, इतने सारे लोग रहते हैं, तो इट इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, राइट। वहीं पर एक और सिटी ले लो, कोई भी और सिटी ले लो, से कहीं साउथ में आके कोई सिटी ले लो, वहाँ पर एरिया सेम है लेकिन कम लोग रहते हैं, सो और बैलेंस सा रहता है, सो दैट इज़ मॉडरेटली पॉपुलेटेड। वहीं पर पहाड़ों में या फिर डेजर्ट में चले जाओ तो डेजर्ट और पहाड़ों में क्या होता है कि लोग कम रहते हैं, एरिया काफ़ी सारा है लेकिन लोग कम हैं, सो फ्यू पीपल आर देयर, ओके। तो आई होप this is clear. Population density, the population can be densely, the area can be densely populated, it can be moderately populated or it can be sparsely populated. तो अभी तक किसी को कहीं पर कोई भी डाउट, तो आपको पता है कहाँ आना है, आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक कर लेना है। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ अनइवन डेंसिटी। अब जैसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर ना लोग ऐसे ना भरे हुए हैं एक तरह से, क्यों, क्योंकि वहाँ की लैंड से फर्टाइल है, तो जहाँ भी लैंड फर्टाइल होगी वहाँ ज़्यादा खेती हो पाएगी और वहाँ पर ज़्यादा लोग सर्वाइव कर पाएंगे, तो वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। नियर बाय एरियाज़ जो होंगे वो ऑलमोस्ट एम्प्टी लैंड्स एंड डेजर्ट या माउंटेन्स में हमें देखने को मिलता है, और वहीं पर दिस शोज द कॉन्ट्रास्ट इन हाउ people are settled based on the resources. अब पहाड़ों में although मतलब ज़मीन से फर्टाइल है लेकिन वहाँ रहना डिफ़िकल्ट है, राइट। बड़े सारे फैक्टर्स हैं, अभी पढ़ेंगे हम उनको, तो क्लाइमेटिक, जोग्राफिक, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये सब कुछ अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम पॉपुलेशन को देखते हैं। अब व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन। दो तरह के हैं। पहला है जोग्राफिक फैक्टर्स, टेरेन कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसी है, फिर वाटर बॉडीज़ हैं आसपास की नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं या नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, क्या वहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं या नहीं हैं, क्या वहाँ वो एरियाज़ वेल डेवलप्ड है, कनेक्टिविटी अच्छी है, हॉस्पिटल, स्कूल, सब कुछ अच्छा है। थर्ड इज़ द ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, बस, ऑटो, सब कुछ चलता है या नहीं चलता है। तो बस इन्हीं के ऊपर अब हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद द जोग्राफिकल फैक्टर्स। तो जो फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसमें आते हैं जैसे
टेरेन कैसी है, मतलब पहाड़ी इलाका है या प्लेन इलाका है, क्लाइमेट कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, या फिर एक मॉडरेट सा क्लाइमेट रहता है। फिर सॉइल की बात करें तो सॉइल फर्टाइल है या फिर नहीं है। देन वाटर की बात करें तो आसपास कितने वाटर रिसोर्सेज हैं, क्योंकि पानी तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट नीड है हमारी। दिन में हर 10 मिनट में हम पानी का यूज़ कर रहे हैं, चाहे पी रहे हैं, चाहे हाथ धो रहे हैं, चाहे खाना बना रहे हैं, पर हम पानी का यूज़ कर रहे हैं। देन नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, अगर नेचुरल रिसोर्सेज होंगे तो इंडस्ट्री सेटअप होंगी, इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो लोग वहाँ पर काम करने आएंगे, वहाँ पर ज़रूरत होगी, वहाँ पर लोगों की इनकम बढ़ेगी। ना इवन विद द टेक्नोलॉजी, ये जो फिजिकल जोग्राफी है स्टिल कंट्रोल्स वेयर द पीपल लिव, राइट। तो टेक्नोलॉजी के साथ तो ना ये चीज़ें और एकदम ऐसे बूस्ट हो जाती हैं। तो स्टार्टिंग विद द टेरेन की बात करें तो किस तरह का लैंडफॉर्म है कि और वो लोगों की सेटलमेंट को अफेक्ट करता है। अब अगर प्लेन्स होंगे तो प्लेन्स डेंसली पॉपुलेटेड होंगी, क्योंकि एरिया लैंड फ्लैट होता है, फर्टाइल लैंड होती है, और इवन फार्मिंग और ट्रांसपोर्ट भी इजी हो जाता है। मतलब आपको जो भी करना है ना, आपको सीधी फ्लैट ज़मीन पे करना है, आपको कहीं पर खुदाई, कहीं पर बनाई, ये सब कुछ नहीं करना है। देन अगर माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं, क्योंकि वहाँ की स्लोप्स डिफ़िकल्ट होती हैं, ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होता है और क्लाइमेट भी हार्श होता है। एग्जाम्पल, अगर हम इंडो गैंगटिक प्लेन्स की बात करें तो ये बहुत ही पॉपुलेटेड रीजन है, लैंड भी फर्टाइल है, प्लेन भी है, और बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। देन अगर हम थार डेजर्ट या फिर हिमालयन रीजन्स की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। क्यों? डेजर्ट में पानी नहीं मिलेगा और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। वहीं पर हिमालयाज़ में टेरेन डिफ़िकल्ट है, ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है और इवन हार्श कंडीशंस है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। जहाँ पर भी मॉडरेट क्लाइमेट होगा वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं, मतलब या तो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा या फिर बहुत ज़्यादा वेट या बहुत ज़्यादा ड्राई भी रख सकते हो आप, तो वहाँ पर सेटलमेंट कम होती है। सो ये चीज़ें सेटलमेंट को डिस्करेज करती हैं। एग्जाम्पल, हॉट एंड ड्राई राजस्थान का डेजर्ट, ये स्पार्स है, यहाँ पर लोग कम रहते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। कोल्ड एंड वेट की बात करें तो ये ईस्टर्न हिमालयाज़ की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी पॉपुलेशन कम है क्योंकि बारिश बहुत होती है और ठंड भी बहुत होती है। देन अगर मॉडरेट रेनफॉल प्लेन्स की बात करें, जैसे हम केरला की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ देखे गए हैं। अब बात करते हैं सॉइल की। अब सॉइल में भी ना फर्टाइल सॉइल जहाँ पर भी होगी वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, सॉइल इनफर्टाइल होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। एग्जाम्पल, नॉर्दर्न प्लेन्स में फर्टाइल सॉइल है, एक तो प्लेन्स है, फर्टाइल सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा के फ्लड्स आते हैं और ये सारे फर्टाइल सॉइल साइड में जमा करते जाते हैं, तो मज़े ही मज़े हैं। फर्टाइल सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी है। देन कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो कोस्टल प्लेन्स में भी फर्टाइल होती है ज़्यादा सॉइल और इसीलिए यहाँ पर हाई डेंसिटी देखी जाती है पॉपुलेशन की। देन ब्लैक सॉइल इन डेक्कन प्लेटू, ब्लैक सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर कॉटन, तो इसे याद रखना। ए, ठीक है, ए तो यहाँ नहीं है बट मैं सिर्फ लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ABC, तो जहाँ पर भी ब्लैक होगी सॉइल वहाँ पर कॉटन अच्छी ग्रो करेगी, तो ABC याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर भी डेंस पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। आगे आते हैं डेजर्ट, माउंटेन्स और लिटरेट सॉइल में, तो ये वो सॉइल है जो फर्टाइल नहीं होती है और माउंटेन्स की भी सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं होती है, आधे से ज़्यादा टाइम तो लैंडस्लाइड्स में सॉइल भी चली जाती है। डेजर्ट की सॉइल भी फर्टाइल नहीं होती है, पानी कम होता है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है। और जब ये फर्टाइल एरियाज़ में हमने क्या किया है कि हमने मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल्स का यूज़ किया है, टेक्निक्स का यूज़ किया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, उससे यहाँ पर सॉइल में तो फर्टिलिटी है तो लेकिन और भी ज़्यादा हमने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दिया है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। अब बात करते हैं वाटर्स की, तो वाटर एक बेसिक नेसेसिटी है, राइट। अब बिना पानी के तो कुछ भी नहीं है, ना इरिगेशन होगी, ना इंडस्ट्रीज चलेंगी, ना ट्रांसपोर्ट होगा, ना ड्रिंकिंग के लिए पानी मिलेगा, तो इसलिए जहाँ पानी होगा वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो रिवर्स के और वाटर बॉडीज़ के अराउंड आपको पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, जैसे रिवर वैलीज़ में गंगा, नाइल, यांगेज़ रिवर जो है यहाँ पर, यांगसी रिवर, सॉरी नॉट यांगेज़ बट यांगसी रिवर, तो यहाँ पर डेंस सेटलमेंट्स देखी गई हैं।
और आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। तो नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पर भी होंगे, मतलब कोई भी एरिया है जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। जैसे छोटा नागपुर प्लेटू की बात करें झारखंड उड़ीसा में, तो ये मिनरल रिच है और यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट और एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जिससे यहाँ पर फैक्ट्रीज़ भी ज़्यादा हैं। ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है तो आसपास के एरियाज़ भी उतने ही डेवलप्ड हैं। तो इसीलिए जहाँ पर जितने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज उतनी ही ज़्यादा वहाँ की पॉपुलेशन। तो इससे पहले कि हम आगे जाएं और हम वो 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ें, लेट अस टॉक अबाउट द सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो ये भी ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं किसी भी जगह की पॉपुलेशन को। जैसे अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जहाँ इंडस्ट्रीज़ होंगी वहाँ पर ग्रोथ होगी, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी, लोगों की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर मैसिव एम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग आसपास की जगह से आएंगे, जिससे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। वहीं पर दिस विल इंक्रीज द इंडस्ट्रियल एरियाज। यूजुअली दीज इंडस्ट्रियल एरियाज आर basically they have higher density than the agricultural areas. Example, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Orissa, Maharashtra and Gujarat. आगे बात करते हैं, now we will talk about the transport. तो ट्रांसपोर्ट में ना जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है ना, वो ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट के साथ भी लिंक्ड है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ के प्लेन्स की बात करें तो वहाँ का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ना बड़ा ही ज़्यादा एक्सटेंसिव है, तो ये एरियाज़ डेंसली पॉपुलेटेड हैं। वहीं पर अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो यहाँ का मॉडरेट नेटवर्क है, इसलिए पॉपुलेशन भी मॉडरेटली ही मतलब एरियाज़ भी मॉडरेटली ही पॉपुलेटेड हैं। वहीं हिमालयन रीजन की बात करें तो पहाड़ों को काट के रोड बनाना डिफ़िकल्ट है, इसलिए यहाँ पर पुअर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं और ये एरिया स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अर्बनाइजेशन की, मतलब शहरों का बनना, अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं। तो क्योंकि अर्बन एरियाज़ जो हैं ये डायरेक्टली अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, सो द पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन इज़ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन। अब अर्बन सेंटर्स होते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सारे के सारे एरियाज़, और यहाँ की डेंसिटी इट एक्सीड 6000% पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 6000 से भी ज़्यादा लोग देखे गए हैं। अब बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और टेक्नोलॉजी की, तो जो हमारे रूरल एरियाज़ होते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर पर लोग डिपेंड करते हैं या फिर हंटिंग पर, माइनिंग पर। हंटिंग अब बैन हो गई है, लेकिन यही होते हैं, राइट। अब अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में ना मोस्टली डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। लैंड पर डिपेंडेंस कम होती है, बाकी चीज़ों पर डिपेंडेंस ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर होती है। तो वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन देखी गई है। कहाँ? अर्बन एरियाज़ में। दिस लीड्स टू हाई डेंसिटी इन स्मॉल लैंड एरियाज़। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ें। नाउ इंडियाज़ पॉपुलेशन का ओवरव्यू। तो अब हम सेकंड मोस्ट पॉपुलस नहीं, बल्कि वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड, और हमारे बाद आता है चाइना। 2011 के सेंसस में हम थे 121 करोड़। वहीं पर अगर 21 का मतलब 2001 का सेंसस देखें तो वी वर 1028 मिलियन, और हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हुई है more than 18 crore people in like were added to our population in these 10 years। and उत्तर प्रदेश की सिर्फ हम बात करें तो वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इट इज़ 16.17%। अब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में ही हम ये भी देखते हैं कि हमारी कंट्री में भी कोई इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन नहीं है, बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है। और इन चीज़ों को हम 3 हेडिंग्स के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और सेक्स रेशो। अब रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम अर्बन एरियाज़ में म्यूनसिपैलिटीज़, कॉरपोरेशंस, कैंटोनमेंट्स, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटीज़, ये सब कुछ आते हैं, या फिर वो एरियाज जिनकी मिनिमम पॉपुलेशन 5000 हो। दूसरा, वहाँ के 75% लोग नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से एसोसिएटेड हों। तीसरा, जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 400 से ज़्यादा लोग रहते हों। आप समझ गए? 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 400 से ज़्यादा लोग रहते हों। तो या तो ये हैं या फिर ये क्राइटेरिया है इसका। अगर आपको पता करना है कि कोई एरिया क्या वो
अर्बन एरिया के अंडर आ सकता है या नहीं, तो वहाँ की पॉपुलेशन चेक करो, वहाँ पर ये चेक करो कि लोग क्या काम करते हैं और वहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। अब रूरल एरियाज़ की बात करें, सो रूरल एरियाज़ आर नॉट मीटिंग द अबव क्राइटेरिया। तो अगर 2001 सेंसस की बात करें तो यहाँ पर 6,40,867 विलेजेस हैं इंडिया में मतलब उस टाइम के हिसाब से। और अगर हम ट्रेंड्स को देखें तो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस अर्बन ग्रोथ बढ़ी है और रूरल ग्रोथ कम हुई है। तो रूरल एरियाज़ में 68.8% लोग रहते हैं, तो बेसिकली ये डिक्लाइन हुआ है 72.19% से। तो रूरल एरिया की पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखा गया है। वहीं पर अर्बन एरियाज़ में 31.16% लोग रहते थे और वो बढ़े हैं फ्रॉम 27.81%। तो हमने क्या देखा कि इस समय पर 2011 के सेंसस में हमने देखा कि अर्बन पॉपुलेशन बढ़ी है और रूरल पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। अर्बनाइजेशन इज़ बेसिकली द साइन ऑफ डेवलपमेंट, जहाँ पर लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स द सिटीज़, राइट। सो इट इज़ शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली एग्रीकल्चर आता है और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आती हैं सेकेंडरी या फिर टर्शरी सेक्टर्स में। आगे बात करते हैं, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो यहाँ पर हाई रूरल पॉपुलेशन देखी गई है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में विच इज़ 89.96%, उसके बाद असम में 85.92%, उड़ीसा 83.32%, मेघालय 79.92% और छत्तीसगढ़ 76.76%। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे हाई रूरल पॉपुलेशन वाली स्टेट कौन सी है? तो सीधी सी बात है, कौन सी है? हिमाचल प्रदेश। ओके, याद रहेगा। आगे बढ़े। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो स्टेट्स हैं जिनकी हाई अर्बन पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा है गोवा में, फिर मिज़ोरम, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र, राइट। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे GMTKM, राइट। तो सबसे ज़्यादा है गोवा में। अब बात करते हैं इंडिया के जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ही। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो हमारी कंट्री का एरिया, वी आर 7th लार्जेस्ट एरिया वाइज। और जो डाइवर्सिटी है जोग्राफी में, अगेन वहाँ पर अनइवन पॉपुलेशन देखी गई है, अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है। एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश में 16.17% पॉपुलेशन राइज देखा गया है इंडिया की पॉपुलेशन में, विच इज़ इवन मोर देन जापान की टोटल। तो जो जापान की टोटल पॉपुलेशन राइज है ना, उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन राइज सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री के यूपी में देखा गया है। नाउ टॉकिंग अबाउट द 5 स्टेट्स, दैट इज़ यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। तो ये ऑलमोस्ट 30% एरिया हमारी कंट्री का कवर करती हैं, लेकिन 50% इंडिया की पॉपुलेशन इन 5 स्टेट्स में रहती है, राइट। याद रखेंगे ना? तो कैसे याद रखोगे? तो कोई निमोनिक बना लो सिंपल सा। तो UPBMWA, ओके, UBMP रख लेते हैं, ठीक है, UBMPWA, ओके। तो कैसे भी याद रखो, बट याद रख लो। अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो जैसे कि हमने बात की थी कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। 2011 के हिसाब से इंडिया में 382 लोग रहते थे 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, लेकिन 2001 के हिसाब से अब 2011 में 382 रहते थे और 2001 में यही पॉपुलेशन सिर्फ 325 थी, करेक्ट। तो हमने देखा कैसे 10 सालों में 18 करोड़ लोग बढ़ गए हैं हमारे देश में। तो देखो, एसेट तो हैं, लेकिन वी नीड टू कंट्रोल दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑल्सो, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ओके। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द कैटेगरीज, तो अब हम इन कैटेगरीज में लोगों को क्लासिफाई करने वाले हैं। सबसे पहले डेंसली पॉपुलेटेड, मॉडरेटली पॉपुलेटेड एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन। तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ की पॉपुलेशन में 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं। ये एरियाज़
क्यों इतने पॉपुलेटेड हैं? क्योंकि ये फ्लैट हैं, प्लेन्स हैं, यहाँ पर फर्टाइल सॉइल है, अबंडेंट रेनफॉल है, इंडस्ट्रीज़ हैं और अर्बनाइजेशन है। एग्जाम्पल इंडो गैंगटिक प्लेन्स और मेट्रो सिटीज़ जिनकी डेंसिटी इवन 6000 से भी ज़्यादा है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 6000 से भी ज़्यादा लोग। आप बोलोगे ऐसे कैसे? क्यों? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं देखी? एक सोसाइटी में कितनी सारी फैमिलीज रहती हैं, कितने सारे लोग रहते हैं। अब स्टेट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में कौन सी स्टेट्स आती हैं? सो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, केरला एंड तमिलनाडु। अब बात करते हैं मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज़ की। तो यहाँ पर 150 to 350% पर स्क्वायर किलोमीटर देखा गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अब यहाँ पर ना अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है। अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी का मतलब होता है जो लैंड सरफेस है ना वो वेवी है, ऊपर नीचे ऐसा है। लिमिटेड इरिगेशन है और जो ट्रांजिशनल रीजन्स देखे गए हैं, कहीं पर बहुत हाई डेंसिटी है और कहीं पर लो डेंसिटी है, कहीं पर मॉडरेट सी डेंसिटी है। नाउ कमिंग ऑन टू द एग्जाम्पल, सो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़। तो यहाँ की पॉपुलेशन में ना 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं? बस 150। रीजंस हिली टेरेन्स हैं या फिर डेजर्ट कंडीशंस हैं या मार्शेस हैं या फिर डेंस फॉरेस्ट है। एग्जाम्पल राजस्थान का डेजर्ट, हिमालयाज में हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, छत्तीसगढ़, देन अंडमान निकोबार आइलैंड्स जहाँ पर डेंस फॉरेस्ट और आइसोलेशन देखा गया है। अब बात करते हैं की ऑब्जर्वेशंस की। सो द पॉपुलेशन डेंसिटी इज लिंक्ड विद, किन किन चीज़ों से लिंक्ड होती हैं? उस लैंड की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितने लोगों को वो लैंड संभाल सकती है या फीड कर सकती है। देन फर्टाइल सॉइल एंड वाटर, वहाँ पर भी हाई डेंसिटी होती है। रग्ड टेरेन्स और एक्सट्रीम्स, जहाँ देखते हैं एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम ठंडी, एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड, प्लेन वाला ऑल्टीट्यूड, राइट, मतलब प्लेन्स, तो वहाँ पर लो डेंसिटी देखी जाती है। अब अगर हम बात करें इंडो गैंगटिक प्लेन्स की, तो द लार्जेस्ट हाई डेंसिटी जोन है हमारा इंडो गैंगटिक प्लेन्स, तो ये चीज़ आप याद रखना। वहीं पर अगर हम कोस्टल प्लेन्स और अर्बन सेंटर्स की बात करें तो ये भी डेंस ही हैं, करेक्ट। इसके सिवा जो प्लेटू के इंटीरियर्स हैं, डेजर्ट्स हैं या हाई माउंटेन्स हैं, यहाँ पर लो डेंसिटी है। तो ये तो वो चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो रिपीट भी इसीलिए हो रही है ताकि आपको याद रहे। अब बात करते हैं सेक्स रेशो की, मतलब पर 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स हैं, दैट इज़ द सेक्स रेशो। इम्पॉर्टेंस क्या है? ये हमें जेंडर बैलेंस के बारे में बताती है। इट शोज़ रिलेटिव एक्सेस और डेफिसिट ऑफ मेन और विमेन। सेक्स रेशो वेरिएशंस की बात करें, सो इट इज़ कॉज्ड बाय मोरालिटी रेट डिफरेंसेस, ठीक है। मोरालिटी मतलब डेथ रेट डिफरेंसेस, माइग्रेशन, या तो लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं। सेक्स रेशो एट बर्थ, जब पैदा हुए थे तो सेक्स रेशो उस टाइम का। अंडर काउंटिंग ऑफ विमेन इन सेंसस एंड द अंडर काउंटिंग ऑफ विमेन वेरी कॉमन। अब बात करते हैं सेक्स रेशो के ट्रेंड्स की इन इंडिया। तो अगर हम 1991 सेंसस की बात करें तो यहाँ पर 1000 मेल्स देयर वर ओनली 962 फीमेल्स। अब बात करते हैं 2011 सेंसस की, तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। नाउ देयर वर 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। नाउ कमिंग ऑन टू द रूरल और अर्बन रेशोज़। अब ना रूरल और अर्बन में भी ये डिफरेंस होता है। जैसे रूरल एरियाज़ में ना ये जो रेशो है वो हायर होती है, मतलब फीमेल रेशो हायर होती है, सो दैट इज़ 946। वहीं पर अर्बन एरियाज़ में ये रेशो कम होती है। अब इसका रीज़न जानना ना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं सोचना है कि वहाँ पर फीमेल्स को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता या फिर फीमेल फेटिसाइड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अर्बन एरियाज़ में ऐसा होता है कि रूरल एरियाज से जब लोग माइग्रेट करते हैं फॉर जॉब्स, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, तो उसमें मेल्स मूव करते हैं, मेल्स अर्बन एरियाज़ में जाते हैं, तो वहाँ पर मेल्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। वहीं पर फीमेल्स की पॉपुलेशन पीछे रूरल एरियाज़ में, वहाँ पर ज़्यादा फीमेल्स रह जाती हैं एंड टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज़ मेल्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो इसलिए माइग्रेशन ऑफ मेल्स टू द सिटीज़ इज़ मोर, सो द अर्बन सेंटर्स शो मेल डोमिनेंस। लेकिन अब हमारी कंट्रीज़ में ना थोड़े से ट्रेंड्स देखना।
नाउ स्टेट्स विद स्पेशल ट्रेंड, जैसे अगर हम केरला की बात करें, पुडुचेरी की बात करें, तो यहाँ पर ना सेक्स रेशो इज़ फेवरेबल टू फीमेल्स। और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में ये जो प्रीडोमिनेंस है फीमेल्स का वो ज़्यादा है, तो इन एरियाज़ में फीमेल्स की डोमिनेंस ज़्यादा देखी गई है। बात करते हैं द कॉजेज़ ऑफ लो सेक्स रेशोज़ इन इंडिया। सो द प्रॉब्लम इज़ द प्रेफरेंस टू द मेल चाइल्ड। तो सबको बेटा चाहिए, बस इसी मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस की वजह से यहाँ पर लो सेक्स रेशो देखा गया है। फीमेल चाइल्ड नेग्लेक्टेड, ऐसा ही होता है, इसकी वजह से हाई मोर्टेलिटी रेट्स देखे जाते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोलती कि सब जगह होता है, बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट्स हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर फीमेल चाइल्ड को नेग्लेक्ट किया जाता है इनिशियल स्टेजेस में, दैट लीड्स टू द मोर्टेलिटी। नाउ द सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, तो इसमें इकोनॉमिक प्रेफरेंसेस सन को होती हैं एंड पेट्रार्कियल ट्रेडिशंस हैं। नाउ द सेक्स रेशो वाज बैलेंस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन इट ग्रेजुअली डिक्लाइंड। पहले तो सेक्स रेशो बैलेंस होने लगी थी इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन फिर से सेम ही रीजंस की वजह से ये डिक्लाइन होने लग गया। नाउ टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब इस चीज़ की बड़ी इम्पॉर्टेंस है। अब जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था चैप्टर के कि अगर हम ह्यूमंस के ऊपर, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री के लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो उससे कंट्री रिच होती है, कंट्री डेवलप्ड होती है। तो अब हम वही पढ़ने वाले हैं कि जब हम लोगों की हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है। अब जैसे हमने शुरू में बात की थी कि ह्यूमन रिसोर्स सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। अगर इस अदर रिसोर्सेज आर यूजलेस, अगर उन्हें उनकी प्रोसेसिंग नहीं होगी, और वो प्रोसेसिंग तभी हो सकती है, उनकी प्रोसेसिंग और डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब ह्यूमंस करें। सो द एजुकेशन एंड हेल्थ, ये दो इम्पॉर्टेंट एसेट्स हैं फॉर डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। सो दे आर द एसेंस ऑफ द नेशनल प्रोग्रेस। अब बात करते हैं रोल ऑफ एजुकेशन की। तो एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन एक फाउंडेशन है किसी भी कंट्री या किसी भी घर की। अगर हम घर की ही बात करें तो किसी भी घर की ग्रोथ के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे वो नेशन के लेवल पे हो, तो एजुकेशन योर पॉपुलेशन, ये जो एजुकेटेड पॉपुलेशन होती है ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है और इससे कंट्री प्रोग्रेस होती है। अगर लोग इलिटरेट होंगे, इग्नोरेंट होंगे, उन्हें नॉलेज नहीं होगा तो वो प्रोग्रेस में एक बैरियर बन जाएंगे। तो इसलिए अपनी पॉपुलेशन को सिखाना, पढ़ाना, समझाना और उन्हें स्किल्ड बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एक तो ह्यूमन का पोटेंशियल अनलॉक होता है, लोगों के पास स्किल होगा, उनके पास नॉलेज होगी तो वो ज़्यादा उनका जो पोटेंशियल है वो बाहर निकल कर आएगा। प्रोवाइड बेटर जॉब्स और हायर इनकम होगी, तो बेटर जॉब्स लेंगे, इनकम ज़्यादा इनकम होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इससे इनोवेशन और ट्रेनिंग को भी एनकरेजमेंट मिलेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन, इट ऑल्सो हेल्प्स टू अचीव द फुल पोटेंशियल। अगर आप एजुकेटेड हो तो आप यू नो वॉट ऑल यू कैन डू, राइट। आप क्लास 8 में हो लेकिन अभी भी आपके दिमाग में ये है कि मैं ये करूँगा, बड़े होके ये करूँगा, इसको ऐसे करूँगा। सो बिकॉज यू आर गेटिंग एजुकेटेड, सो इस चैप्टर के बाद तो आपको और समझ आएगा कि यू आर अ वैल्यूएबल एसेट। तो आपको अपनी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा समझ आएगी इस कंट्री की ग्रोथ के लिए। तो अपने देश में कंट्रीब्यूट करने के लिए आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेट हो हमारे लिए। सो द हायर इनकम्स थ्रू द स्किल्ड जॉब्स, राइट। तो स्किल्ड जॉब से ज़्यादा इनकम अर्न कर सकते हैं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड एक्सपैंड्स नॉलेज, स्किल एंड ट्रेनिंग एंड दिस स्ट्रेंथन्स द वर्कफोर्स। आगे बढ़ते हैं नाउ द रोल ऑफ हेल्थ। सो द ओनली अ हेल्दी पर्सन कैन रीच फुल पोटेंशियल। सिर्फ एक हेल्दी इंसान ही अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। तो एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ health is also important and it is not just the physical health, it's your mental health, it's your spiritual health। ये हर चीज़ important है। इससे लोग इफ़ेक्टिवली काम करते हैं, इकोनॉमी में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाते हैं और वो लाइबिलिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंट्री के ऊपर लाइबिलिटी कभी भी नहीं बनते हैं। सो द सेइंग इज़ हेल्थ इज़ वेल्थ इज़ एक्चुअली अ ट्रू सेइंग। अब बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ में। तो हेल्दी बॉडी
इज़ अ हेल्दी माइंड। तो अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड हेल्दी है, तो आप अच्छे से काम करोगे और एक बेटर लाइफ जियोगे। काम अच्छे से करोगे, बेटर लाइफ मिलेगी। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, अर्निंग एंड द लिविंग स्टैंडर्ड्स। वहीं पर एजुकेशन और हेल्थ ये इंश्योर करता है कि हम हाइजीनिक रहें, राइट। हम हेल्थ चैप्टर पढ़ते हैं ना बायो में, वो इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझ आए। साथ ही साथ अगर हम हेल्दी रहेंगे तो आसपास डिजीज़ेस भी नहीं होंगी, या फिर आसपास डिजीज़ेस नहीं होंगी तो आप भी हेल्दी रहोगे। और आसपास की डिजीज़ेस को प्रिवेंट करने के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एग्जाम्पल्स, क्लीन सराउंडिंग्स होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, और आप रेगुलरली एक्सरसाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन एज अ स्टूडेंट आपकी ग्रोथ के लिए, आपके अच्छे मार्क्स के लिए भी ये सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। Now, healthy and educated people, they are the true essence to the nation's progress, and without health, education भी waste है। तो educate कर रहे हैं लोगों को, लेकिन अगर वो healthy नहीं रहेंगे तो उनकी जो टोटल फुल पोटेंशियल है ना, वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो अगर पढ़े हो लेकिन बीमार हो तो आपकी एजुकेशन भी वेस्ट है। तो अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। Now, without education, health is not enough in the modern economy, and together they will make a strong, productive and a prosperous nation. अब हम बात करने वाले हैं दो बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। एक तरफ है स्किल्ड और एक तरफ है अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में जो मैन पावर होती है, बेसिकली दे आर की फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं सबसे पहले स्किल्ड वर्कर्स की, मतलब जो कोई ट्रेनिंग करते हैं या फिर कोई एक स्किल सेट सीखते हैं, राइट। जैसे मैंने टीचर्स ट्रेनिंग की हुई है, तो मैंने एक स्किल सीखा है कि बच्चों को ना कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, कैसे अलग अलग लर्निंग पेस के बच्चों के साथ बात करनी है, कैसे उनको समझाना है, कैसे उनके लिए क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, राइट। तो ये मेरा एक स्किल सेट है, करेक्ट। सो इट कैन बी अ ब्लू कॉलर, जैसे कि मतलब एक टेक्निकल या फिर मैकेनिकल जॉब हो सकती है, या फिर एक वाइट कॉलर जॉब, मतलब ऑफिस में बैठ के, या फिर एक प्रोफेशनल की जॉब भी हो सकती है। सो ऑल द पीपल हु आर लाइक कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हो या मशीन्स के साथ कोई काम कर रहे हो, सो वी ऑल आर द स्किल्ड पीपल। नाउ एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गए, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हो गए, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स, ऑल ऑफ देम कम अंडर द स्किल्ड वर्कर्स। अब एक आता है सेमी स्किल्ड, जहाँ पर बेसिक एजुकेशन दी या फिर बेसिक ट्रेनिंग दी और उसके बाद ना लोग सिंपल जॉब्स कर रहे हैं। जैसे आपने आई डोंट नो सुना होगा कि नहीं, बट डेटा एंट्री की जॉब्स होती हैं, जहाँ पर आपको कंप्यूटर पे बैठना है, आपको एक डेटा दिया जाएगा और आपको बस वो डेटा को टाइप करते जाना है। तो यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ अ स्किल ऑफ टाइपिंग, ठीक है। तो यू आर नॉट फुली स्किल्ड, बट येस अ बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक ट्रेनिंग इज गिवन टू यू, ताकि आप बेसिक सिंपल वाले काम कर सको, और इसमें क्लरिकल टास्क्स भी आते हैं। और नेक्स्ट होते हैं हाईली स्किल्ड वर्कर्स, राइट। तो ये इसके दो टाइप्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। हाईली स्किल्ड में जैसे जो सुपरवाइजर्स होते हैं या फिर मैनेजर्स होते हैं, जिनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है, तो वो लोगों से काम करवाते हैं और उनको बताते हैं, उनको गाइड करते हैं कि काम कैसे करना है। कमिंग ऑन टू द अनस्किल्ड वर्कर्स, मतलब कोई स्पेशल ट्रेनिंग या स्किल की ज़रूरत नहीं है, और यूजुअली ये मैनुअल और बेसिक सर्विसेज जॉब्स होती हैं। एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल लेबर, देन ग्रॉसरी क्लर्क्स, होटल मेड्स एंड हाउस कीपिंग स्टाफ। तो ये अनस्किल्ड में आते हैं, बात समझ गए। तो यहाँ पर ये हमारे स्किल्ड और अनस्किल्ड हैं। तो अब इतना आपको समझ आ गया है। अब हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट के सपोर्ट की। तो देखो, कोई भी कंट्री तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकती जब तक उसकी कंट्री की गवर्नमेंट सपोर्टिव ना हो और लोगों के वेलफेयर के लिए काम ना करे, लोगों को एजुकेट करने के, लोगों की हेल्थ अच्छी रखने के काम ना करे। इसीलिए द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट इज़ MHRD, वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1985, करेक्ट। तो मतलब आज से 40 साल पहले ये इस्टेब्लिश हुई थी, और इसका पर्पज़ है टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। दिस शोज़ द वैल्यू ऑफ पीपल एज अ नेशनल रिसोर्स,
ओके अब बात करते हैं द स्किल्ड पॉपुलेशन एंड सोसाइटी. सो देर इज़ ऑलवेज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन स्किल्ड पॉपुलेशन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बेनिफिट्स क्या क्या हैं? हायर इनकम होगी तो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, बेटर हेल्थ और एजुकेशन अवेयरनेस होगी, वहीं पर लो बर्थ रेट्स होंगे क्योंकि हमें अवेयरनेस होगी, ना तो मेल फीमेल सेक्स के ऊपर ध्यान होगा, और दूसरा बहुत सारे बच्चे नहीं बट देर आर डिवाइसेस, राइट. अब आप क्लास 8 में हो, आपने ऑलरेडी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पढ़े, आपने कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ा है. तो नाउ यू हैव द अवेयरनेस, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देन इन्वायरमेंटली कॉन्शियस सिटीजन होंगे, तो आपको पता है कि पेड़ नहीं काटने, आपको पता है कि पानी को बचाना है, आपको पता है कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है. तो ये भी सब पढ़ाई से ही आता है. अब बात करते हैं द इम्पैक्ट ऑफ द स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज में. सो द एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, तो हम अपने रिसोर्सेज का और अपनी कैपेसिटी का एफिशिएंट यूज़ करेंगे. सस्टेनेबल यूज़ होगा नेचुरल रिसोर्सेज का, इंक्रीज होगा इन एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी. इट लीड्स टू द हायर वेजेस एंड द बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. इससे सोशल इनइक्वालिटीज़ की, बहुत अमीर और बहुत गरीब वाली जो सोसाइटी बन चुकी है ना, तो अगर स्किल्ड लोग होंगे ना तो ये जो बैलेंस है ना ये बना रहेगा, ये जो डिफरेंस है ये कम होगा. तो इसके लिए लोगों को पढ़ना पड़ेगा और अपना फुल पोटेंशियल बाहर लेकर आना पड़ेगा. So this boosts the capital income and contributes to development, and it also helps the nation to become self-reliant. तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत. वो बनने के लिए हमें स्किल्ड बनना पड़ेगा, हेल्थ का, एजुकेशन का पर पूरा फोकस करना पड़ेगा, जिससे हम कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें, हम अपना फुल पोटेंशियल बाहर लेकर आ सकें. सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन. आई होप आपको चैप्टर समझ आया है. बहुत ही सिंपल है, सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, और ऐसी चीज़ें हैं ना जिसको आप अपने आप से, अपनी कंट्री से, अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सकते हो. तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है. कहीं पर कोई भी डाउट होगा, आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है, या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक कर लेना है. तो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है.